कर्मचारी इनसे दुखी है, व्यापारी इनसे दुखी है, मजदूर इनसे दुखी है, हाँ। खेती और मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, उद्योगपति दुखी है। जी। तो कोई भी इनसे सेटिस्फाई नहीं है। ये तो एक जिनका बेमेल खाती सरकार है। और सरकार ये कोई मनोर नहीं है एक्चुअली। ये एक इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। एक सरकार जो अपना कर्जे लेके अपने रेवेन्यू डेफिसिट पूरी करती है, वो सरकार कैसे चलेगी? जो नुकसान होता है हम उसके बात के मतलब के पक्षधर नहीं हैं। हम कहते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, पर उसके अंदर जो उस हिसाब से ट्रिब्यूनल बना के और जिस तरह की उसके में कोई इंस्टिगेटर वर्ड डाल रहे हैं, कोई प्रिपेटर वर्ड डाल रहे हैं, कोई और वर्ड डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि इससे कानून का मिसयूज होगा। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त पहुंची है रोहतक। जी हाँ, रोहतक में इस वक्त जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो रोहतक में मौजूदा समय में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात हैं। देश के हालात से तो आप वाकिफ ही हैं, लेकिन रोहतक में क्या स्थिति है, इसके लिए हमारे बीच बत्रा साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो द नेशन टाइम्स को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं आपके रोहतक पदार्पण पर। और जहां तक आप रोहतक या हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं जी, तो पिछले दिनों विधानसभा के अंदर अविश्वास मत में हम लेके आए और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए। और उनका आईना बिल्कुल सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। जी। और उस किसान विरोधी सरकार पे कुछ जेजेपी के विधायक भी उनसे अलग थे, पर क्योंकि उन्होंने पार्टी का व्हिप जारी किया, व्हिप जारी होने से थोड़ा सा वो व्हिप से डर गए एक्चुअली, पर उनका चेहरा बिल्कुल सामने लोगों के सामने आ गया। ये मनोहर सरकार ये कोई मनोर नहीं है एक्चुअली। ये एक इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। एक सरकार जो अपना कर्जे लेके अपने रेवेन्यू डेफिसिट पूरी करती है, वो सरकार कैसे चलेगी? जिस दिन ये सरकार रेवेन्यू डेफिसिट जीरो पे ले आएगी और उसके बाद ये कर्जे लेगी, तो फिर हम कहेंगे कि ये सरकार अच्छी है। प्रांत को एक कर्जे के अंदर डुबोना और परिभाषा ये देना कि बड़ी हमारी भी एसेट्स हैं, ये है, इस वजह से वो इसके मालिक भी हैं। किसी संपत्ति का मालिक अच्छा मालिक होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा ही लेते जाओगे कुछ है। जिस दिन सरकार अपने दम पे यहाँ पर चलेगी, उस दिन हम सोचेंगे ये अच्छी सरकार है। डेवलपमेंट धरातल पे कोई नहीं है। कोई नया अभी तक मेडिकल कॉलेज की ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मैंने विधानसभा के स्थल पे रखा इस बात के लिए कि इन्होंने 1100 कुछ करोड़ रुपया टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप समझते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कि जो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें अनाउंस कर दिया कि हम 8 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। हर एक शहर के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 200 से 2 बेड कराएंगे, और पैसे तुम्हारे है नहीं, तुम्हारे पास है नहीं, और आप उस इतनी शेखी बगाड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी इनसे दुखी है, व्यापारी इनसे दुखी है, मजदूर इनसे दुखी है, खेती और मजदूर दुखी है, किसान दुखी है, उद्योगपति दुखी है। तो कोई भी इनसे सेटिस्फाई नहीं है। ये तो एक जिनका बेमेल खाती सरकार है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर के भी एक बड़ी चर्चा हुई कि उसको लेकर के भी कानून बनाया है। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं हरियाणा में? सबसे पहले तो सेक्शन 357 सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन है। बात ये कि हम जो नुकसान होता है हम उसके बात के मतलब के पक्षधर नहीं हैं। हम कहते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, पर उसके अंदर जो उस हिसाब से ट्रिब्यूनल बना के और जिस तरह की उसके में
कोई इंस्टिगेटर वर्ड डाल रहे हैं, कोई प्रिपेटर वर्ड डाल रहे हैं, कोई और वर्ड डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे कानून का मिसयूज होगा। और इतने सालों में एक 2009 की जजमेंट थी, 11 साल तक आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी, आज क्या जरूरत आन पड़ी। इसका मतलब है कि आज किसान आंदोलन है, इधर से विधानसभा के अंदर बयान देते हैं कि किसान ने हमारा एक पैसे का भी नुकसान नहीं किया। ये कानून किसके लिए? डेमोक्रेसी में। और इवन वहाँ पर लॉफुल असेंबली भी होती है, उसमें भी उसको इन्वॉल्व किया हुआ है। कोई अनलॉफुल असेंबली होती है तो हम बात मान सकते हैं कि किसी भी की प्रॉपर्टी का, चाहे प्राइवेट और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। पर डेमोक्रेटिक वे में आंदोलन करना, अपना पक्ष रखना, जुलूस निकालना, धरने निकालना, ये डेमोक्रेटिक राइट है। इसके ऊपर रणनीति और हमने इसका विरोध किया और हमने बिल्कुल वोटिंग की मांग की, पर स्पीकर ने इसको वॉइस वोट से पास कर दिया। बंगाल चुनाव को लेकर बत्रा साहब क्या सोचते हैं, कैसा रहने वाला है वहाँ माहौल? ऐसे कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बंगाल के बारे में अपना विचार रखूँगा। नहीं कहूँ मैं जो लगता है ये है कि कांग्रेस हालांकि सीपीएम के साथ चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस की नेता अलग चुनाव चल रही है, पर लगता है कि थोड़ा सा पक्ष जो है वो जो वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं उससे ममता कैन अगेन रिपीट एज अचीवमेंट्स। जी, रोहतक की हम बात करेंगे। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने रोहतक को एक अलग परिदृश्य में प्रदर्शित किया और पूरे हरियाणा में एक तरह से अलग तस्वीर नजर आती है। मौजूदा समय में किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं रोहतक को? सरकार जो है राज्य में जो है बीजेपी की है, क्या कुछ भेदभाव की स्थिति नजर आती है? नहीं, सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि भी रोहतक के वो मुख्यमंत्री थे। 19-21 का फर्क होता है, ऐसी बात नहीं। क्या उनके टाइम में हिसार में प्रोग्रेस नहीं हुई क्या उस टाइम पंचकुला में प्रोग्रेस नहीं हुई क्या फरीदाबाद में प्रोग्रेस नहीं हुई क्या अम्बाला में प्रोग्रेस नहीं हुई? सब जगह प्रोग्रेस, अम्बाला क्या गुड़गांव में प्रोग्रेस नहीं हुई। और आज जो गुड़गांव का प्रारूप देखे, ये नींव तो सारी हमारी रखी हुई है। हमारे टाइम का डीएलएफ से सारा एग्रीमेंट हुआ, हमारे टाइम से ये सारी का स्कीम और कुछ स्कीम ऑपरेशन थी, अब पूरी हो गई। उस बात के लिए कोई भी नया इन्होंने मेडिकल कॉलेज, कोई अस्पताल, कोई नया कॉलेज का निर्माण किया हो, कुछ और किया हो, अभी तक नहीं किया इन्होंने। और सरप्राइजिंग पार्ट बड़ा जबरदस्त मेरे को अजीब लगा ये कि विधानसभा में बिल आता है, बिल को कोई देखने को तैयार नहीं होता। उस बिल के अंदर जो हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, जिसको आप हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई बनाना चाहते हो, जहाँ राई का स्पोर्ट्स स्कूल था, उसमें हरियाणा के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी। ये मैंने इस पॉइंट को उठाया और कहा कि जो स्कूल का प्रोस्पेक्टस है वो 80% स्टूडेंट्स के लिए, हरियाणा स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन दिया और तुम बड़ा ब्लैंक उसमें कर रहे हो, ये कुछ है। तो पता नहीं सरकार को उस टाइम थोड़ी समझ आ गई होगी, तो उन्होंने कंसेंट दे दी कि सिलेक्ट कमेटी को ये बिल रेफर कर जाए। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी एक केयरफुल सरकार है कि जिनको ये नहीं पता कि उनका बिल पेश हो रहा है उसके अंदर प्रावधान क्या है। किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी उनका आंदोलन जारी है, सरकार सुनी नहीं रही है। क्या लगता है आपको, किस तरह से जो है इस चीज को देख रहे हैं? सरकार के रवैये की हम निंदा करते हैं। मैं खुद भी किसान हूँ, मैं पहले भी हम कांग्रेस पार्टी किसान के साथ थी, आज भी किसान के साथ है, आगे भी किसान के साथ रहेगी। एमएसपी का वादा करते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बोलते हैं, पर एमएसपी के बारे में लेजिस्लेशन पास करने में तकलीफ है। इतना लंबा आंदोलन, इतना शांतिपूर्वक आंदोलन जो चल रहा है, और कहीं ना कहीं तो किस बात के लिए जस्टिफाई करते हैं? अगर ये कानून अच्छा है तो ये किसानों को समझाने में नाकाम जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस बात उसका दोषारोपण हमारे ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसान के आंदोलन के समर्थक हैं, पर हम किसी बात के लिए इंस्टिगेटर नहीं है। हम कोई हम पीछे से कोई चाबी नहीं लगा रहे हैं किसी हालत में, ये उनका है और हम उनकी जेन्युइन डिमांड है। ये कानून अगर कोई डिस्कस करे तो ये कानून किसान के हक में नहीं है। ये किसान सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कानून वापस लेने चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। आंदोलन बहुत लंबा हो गया। बत्रा साहब, द नेशन टाइम्स के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।